हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज मॉडर्न फिजिक्स में नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एटम्स। तो एटम्स के बारे में चर्चा करेंगे आज। उसका जो सिलेबस है नीट के लिए वो है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, बोर मॉडल, एनर्जी लेवल्स एंड हाइड्रोजन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो सबसे जो पहला पा है वो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग में क्या किया गया कि एक गोल्ड फॉइल लिया गया और उस पर क्या अल्फा पार्टिकल्स बहुत सारे छोड़े गए। उसके बाद उसको ऑब्जर्वेशन किया गया। तो एक सेटअप ऐसा तैयार किया गया और उसी का स्टडी पार्ट ये है कि ऐसा सोर्स ऑफ पार्टिकल्स हमने अल्फा पार्टिकल्स लिया, किसी तरह से सोर्स डिजाइन किया और उसको हमने क्या किया गोल्ड फाइल पे, बीच में ये गोल्ड फाइल रखा पड़ा और ये फोटोलुमिनेसेंस करके एक टॉपिक जो चाहे फ्लोरेसेंट जेडएनएस स्क्रीन जहां पर होता, तो जेडएनएस स्क्रीन लगाए जहां पर हम ऑब्जर्वेशन कर सके क्या हो रहा है इस अल्फा पार्टिकल के साथ जब वो टकरा रहा है किसके साथ, गोल्ड फॉइल के साथ। जो पूरा सेटअप देखा गया वो इस तरह का है, जो रियल में करके देखा गया कि एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है। तो ये अल्फा पार्टिकल्स कहाँ से निकाल रहे होंगे, किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। तो वहां से हमने अल्फा पार्टिकल तो रेडियो एक्टिव रेडिएशन को पेनिट्रेशन ना जाने के लिए आगे लेड ब्रेक्स हमने लगा दिया, उससे फिर अल्फा पार्टिकल्स गए और ये बीच में क्या है अपने को गोल्ड फॉइल, जिसको हमने यहाँ से बांध रखा है दो। अब यहाँ से सारे अल्फा पार्टिकल्स जाएंगे तो हो सकता है कि इससे टकराने के बाद कुछ इस डायरेक्शन में जाए। तो ये एक डिटेक्टर लगा है जो मूवेबल होता है, जैसे मूवी शूटिंग होती है तो एक मूवेबल कैमरा लेके चलते हैं चारों तरफ से, वैसे ही यहाँ भी जो माइक्रोस्कोप है ये मूवेबल है, जो हर डायरेक्शन में जाते जाते ऑब्जर्वेशन करके बताएगा कि क्या हो रहा। ये सारे एक्सपेरिमेंट सेटअप है। तो जो ऑब्जर्वेशन देखा गया, ये ऑब्जर्वेशन देखा गया कि स्कैटरिंग एंगल जो है जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। मतलब बहुत कम एंगल पर बहुत ज्यादा पार्टिकल्स स्कैटर कर रहे हैं। जैसे जैसे एंगल स्कैटरिंग एंगल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो स्कैटर होने वाले वो कम होते जा रहे हैं। तो ये ग्राफ भी आपको ध्यान रखना है, एक बार जेई पूछ चुका है तो नीट में भी ग्राफ पूछने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर प्लॉटिंग क्या हुआ कि जैसे जैसे स्कैटरिंग एंगल बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स क्या होगा उसका ग्राफ प्लॉट करके बताइए। वो क्या होगा, डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। जितना बड़ा है स्कैटरिंग एंगल उतना कम नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर करेंगे। तो इसकी जो ट्रैजेक्टरी देखी गई है मेन ट्रैजेक्टरी वो इस तरह का कि हमने जो गोल्ड फाइल रखा उसका ये न्यूक्लियस टारगेट किए और यहां से अल्फा पार्टिकल्स बहुत सारे आ रहे हैं और वो इसको जाके हिट करेगा। अब क्या होगा, वो ये ऐसा ऐसा ट्रैजेक्टरी देखा गया कि जो अल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियस के साइड, मतलब ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हो गया किसका, अल्फा पार्टिकल्स का। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स आए, इसके साथ कोई हिट करके रिबॉन्ड पूरा कर गया कुछ ज्यादा एंगल पर। तो ये डिविएशन एंगल दिखा रहा जो स्कैटरिंग एंगल था वहां पे। और एक जैसे आप वर्क एनर्जी पावर में कॉलिजन पढ़े होंगे तो वहां पर एक इम्पैक्ट पैरामीटर डिफाइन करते हैं जब हम क्या करते हैं ऑब्लिक कॉलिजन डिफाइन करते हैं। तो इम्पैक्ट पैरामीटर होता है क्या, इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। तो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एक लाइन मान लेते हैं ये पास कर रहा, तो इससे कितने दूरी पर से अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, है ना। जितना ज्यादा दूर दूर रहेगा तो वैसे वैसे अपना ट्रेजेक्टरी देखने को मिल रहा। तो कह रहा है कि अगर अल्फा पार्टिकल जो न्यूक्लियस के क्लोज होंगे तो उसके लिए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो की तरफ टेंड करेगा। तो जो तो स्मॉल इंपैक्ट पैरामीटर वो क्या कर रहा, सबसे ज्यादा स्कैटरिंग को सफर कर रहा। इन केस ऑफ हेड कॉलिजन जब कॉलिजन करेगा तो इंपैक्ट पैरामीटर मिनिमम होगा, तो अल्फा पार्टिकल्स का रिबॉन्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होगा, तो थीटा क्या होगा, पाई के नजदीक, मतलब 180 डिग्री रिबॉन्डिंग कैपेसिटी होगा। और वही इंपैक्ट पैरामीटर क्या बहुत ज्यादा हो तो अल्फा पार्टिकल्स गोज नियरली अनडिवेटेड, मतलब थीटा इक्वल टू जीरो पर जैसे जा रहा है वैसा पास होके चलता जा रहा है, उसमें कोई डिविएशन नहीं देखने को मिल रहा। इसी एक को ऑब्जर्वेशन करने के बाद किसका डिस्कवरी हो गया,
the fact that only a small fraction of number of incident particles rebound back indicates that the number of alpha particles undergoing head-on collision is a small. Thus, in turn, implies that the mass and positive charge of the atom is concentrated in a small volume, और this small volume को नाम क्या दिया गया? न्यूक्लियस. और ये चार्ज पॉजिटिव ही क्यों बता पाया, नेगेटिव क्यों नहीं? क्योंकि हाँ, तो अल्फा पार्टिकल्स खुद क्या था? पॉजिटिव चार्ज. तो ये रिपल्सन फेस कर रहा है, तो कब करेगा? जब सेम नेचर का रहेगा तभी रिपल्सन फेस कर पाएगा. इसीलिए वहां बताया गया कि जो छोटे से वॉल्यूम में सारे मास हैं, वो उसके साथ साथ भी पॉजिटिव चार्ज भी उसी वॉल्यूम के अंदर रखा पड़ा. ये रहा आपका रदरफोर्ड का ऑब्जर्वेशन. तो ये चीजें भी पूछी जाती हैं. तो यहां से जो क्वेश्चन पहला बनता है कि स्मॉल इंपैक्ट पैरामीटर होगा, स्कैटरिंग एंगल कितना हो सकता है? ये वाली, ये अल्फा पार्टिकल क्लोज टू द न्यूक्लियस, अ स्मॉल इंपैक्ट पैरामीटर, मतलब वेलोसिटी वेक्टर डायरेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ जो न्यूक्लियस लाइन है उसी पर जा रहा है, उस समय जाएगा. तो अल्फा पार्टिकल्स रिबॉन्ड्स बैक, क्योंकि जैसे ऐसा सोच, ये न्यूक्लियस रखा पड़ा, ये इंपैक्ट पैरामीटर मान लीजिए नियरली 0 कर लिए, ये आया अल्फा, तो इसके नजदीक जैसा ही आएगा तो रिपल्सन फेस करेगा. हम क्या लिए हुए? गोल्ड फॉइल, है ना. तो इस समय जब मान लो कि यहां पर आया और ये डिस्टेंस हमारा आ रहा, तो इस समय क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी आएगा. तो यहां पर एक फोर्स भी लग सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. वो कितना लगेगा? K इंटू न्यूक्लियस का JD इंटू इसके पास 2 यूनिट का चार्ज, तो 2E डिवाइड बाई R स्क्वायर. तो जब रिपल्सन फेस करेगा तो इसको इसी डायरेक्शन में खींचेगा, इसको इधर जाने देगा, तो ये रिबॉन्ड होकर जिस लाइन पे गया था उसी लाइन पे आएगा. तो थीटा कितना देखने को मिल रहा? पाई डिग्री ना. जाने का डायरेक्शन ये, लौटने का डायरेक्शन ये, तो थीटा कितने को देखा? रिबॉन्डिंग पाई करता हुआ. और यही जब दूर जाए न्यूक्लियस से, मान लो कि यहां से जा रहा, तो यहाँ कुछ है ही नहीं, तो ये क्या करेगा? पास आउट कर जाएगा. हाँ, तो इंपैक्ट पैरामीटर ज्यादा हो, बी लार्ज हो, तो अनडिविटेड पास हो जाएगा. जिसे यही पता चला था कि जो एटम होते हैं उसके मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या है? खाली है. और बी जब स्मॉल हो तो थीटा कितना देखने को अपने का? पाई का. कोई दिक्कत इसमें? तो इसमें एक क्वेश्चन जो पूछा जा रहा कि कितना नजदीक जा सकता. हाँ, तो क्लोजेस्ट अप्रोच कितना कर सकता. तो इसके पास क्लोजेस्ट अप्रोच लिखने के लिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो अल्फा पार्टिकल के पास इनिशियली क्या था? काइनेटिक एनर्जी कि नहीं. तो उसके पास जैसे जैसा किसी मोमेंट पर जाके रेस्ट में होगा, नजदीक में जाके, उसके बाद फिर से रिबॉन्डिंग करेगा. तो जिस मोमेंट पर रेस्ट होगा उस समय उसके पास क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी सारा. क्यों? ड्यू टू द कोल्ड फॉइल न्यूक्लियस और दिस चार्ज के कारण, दो चार्ज के सिस्टम के कारण पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं. तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो किस में चेंज हो जा रहा होगा? पोटेंशियल एनर्जी में. काइनेटिक एनर्जी कितना लिखेंगे? हाफ mv² इक्वल टू पोटेंशियल क्या लिखेंगे? K Q1 Q2 बटे R. K Q1 का वैल्यू लिख लेते हैं JD इंटू 2E डिवाइड बटे R क्लोजेस्ट, कि नहीं. तो यहां से आपसे R क्लोजेस्ट पूछेगा, तो क्या हो जाएगा? KZ 2KZD² अपॉन mv², एक और 2 पर चल जाएगा तो ये हो जाएगा 4. तो यहां से ये चीज पूछा जा सकता है. तो डेटा अभी तक तो पूछा नहीं है. तो यहां से क्या देख रहे हैं कि R क्लोजेस्ट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास अल्फा पार्टिकल्स का जो भी गया, वेलोसिटी स्क्वायर का इनवर्स है. अब यही ना दे के आपसे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² ना दे के बोल दे कि जो अल्फा पार्टिकल्स जा रहा उसका मोमेंटम p है, तब बताइए R क्लोजेस्ट का रिलेशन क्या होगा मोमेंटम के साथ? लिख के बताओ जल्दी. तो यहां जो काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं हाफ mv² उसकी जगह क्या लिखेंगे? p² बाई 2m. p² बाई 2m
इक्वल टू 2k/j_d² अपॉन r क्लॉजिस्ट। r क्लॉजिस्ट क्या हो जाएगा 4k/z_e² m डिवाइड बटे p²। तो r क्लॉजिस्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p²। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, जैसा भी ऑप्शन रहे उसके अनुसार काम करेंगे। तो आपसे इसके क्वेश्चन लास्टली 2016 में पूछा गया है। ऐसा ऑप्शन बना ही नहीं सकता है ना। वो ऑप्शन किस तरह से बनाएगा कि डेटा आपको इनिशियली क्या दिया हुआ है, मोमेंटम दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है कि मास वेलोसिटी दिया हुआ है, उसके अनुसार आपसे पूछेगा। अगर ये सिर्फ काइनेटिक एनर्जी लिख लेता, mv² नहीं देता, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी लिखते। अगर मोमेंटम दिया रहेगा तो वैसे सोचेंगे, अगर मास वेलोसिटी दिया रहेगा तो ऐसे सोचेंगे। बस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मेट चेंज कर सकता है वो, नहीं। अगर दोनों पूछेगा तो ऑप्शन से उस तरह से फिर डिजाइनिंग करना पड़ेगा। नहीं तो कंडीशन देखना पड़ेगा ना ऊपर। तो ऑप्शन फिर वैसे सारे बनाएंगे। चलो इसको लिखो, दिखाते क्वेश्चन। तो इसमें ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ग्राफ याद रखना, स्कैटरिंग एंगल वर्सेस नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स, डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा। जब स्मॉल पैरामीटर होगा तो थीटा पाई के लगभग, और जब लार्ज पैरामीटर होगा इंपैक्ट पैरामीटर तो थीटा 0 के लगभग। आगे बढ़े। ये डेल्टा मत सोचना, ये आर लिखा हुआ वाला क्वेश्चन। When an alpha particles of mass m moving with velocity v bombards on a heavy nucleus of charge Ze, its distance of closest approach from the nucleus depends on mass h।
जस्ट वैसा ही काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी लिख लेंगे डायरेक्ट। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, पोटेंशियल लिख लेंगे के जेड इंटू टू ई डिवाइड बटे आर क्लोजेस्ट। तो आर क्लोजेस्ट क्या दिख गया यहां से, 4 के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम बी स्क्वायर। तो मास पे कैसा दिख रहा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आर क्लोजेस्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, पिछले 8 साल से इस टॉपिक्स पे क्वेश्चन नहीं पूछा है। इसी तरह से हाँ बोल लेता डिपेंड्स ऑन, पहला मास, दूसरा पूछ लेता वेलोसिटी, वी स्क्वायर नहीं वेलोसिटी पे, तब क्या बोल लिखते वी स्क्वायर में। तो आर क्लोजेस्ट हो जाता है इस केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। अगर यही करके तीसरा क्वेश्चन यहां से बना लेता, चार्ज के लिए बताइए, तब क्या होता, वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, यहां से लिखते आर क्लोजेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। तो अगर मन हो गया कि 8 साल से हम नहीं पूछे हैं तो पूछ ले, कुछ इसमें से एक ही चीज पूछेगा। नेक्स्ट, एन अल्फा nucleus of energy half mv square bombards a heavy nuclear target of JD, then the distance of closest for the alpha nucleus will be। फिर से वही, उसी को बस थोड़ा सा चेंज किया है। इसमें भी वैसा ही, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी है, तो हाफ एम बी स्क्वायर एनर्जी उसके पास था कि 2 के जे डी स्क्वायर अपॉन आर क्लोजेस्ट। तो आर क्लोजेस्ट क्या हो जाएगा, 4 के जे डी स्क्वायर भाई एम बी स्क्वायर। वेलोसिटी के यहाँ लिखा डायरेक्टली तो पॉसिबल नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर में, v पर पावर 4 नहीं, ये नहीं, z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो क्या है आर क्लोजेस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बटे मास। और मोमेंटम का क्वेश्चन करा ही दिए। तो ये इतने ही टॉपिक्स, यही 2 क्वेश्चन पूछने का चांसेस होते हैं रदरफोर्ड से। और इम्पैक्ट पैरामीटर का इतना होगा, अगर लार्जेस्ट हुए तो थीटा 0 डिग्री, अगर स्मॉल इम्पैक्ट पैरामीटर हुआ तो थीटा पाई के बराबर। और उससे एक इसका फेल्योर हो जाता है रदरफोर्ड कि नहीं, तो उससे पहले फेल्योर कौन हुआ था, थॉमसन मॉडल, जिसमें वो पंपकिन जैसा बताया था। उसके बाद इसको जब करेक्ट किए, इसमें क्या बात था, ये न्यूट्रलिटी तो बता दिया था, न्यूट्रलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन कर चुका था, बट स्टेबिलिटी को प्रूफ नहीं कर पाया था। तो उसके बाद कौन आया, रदरफोर्ड। मॉडल्स ऑफ एटम, इसके फेल्यूर का वजह क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एनर्जी, कि जब कोई चार्ज पार्टिकल्स अगर एक्सेलरेट होगा किसी ऑर्बिट में तो वो एनर्जी को लॉस्ट करेगा। इस बात को प्रूफ रदरफोर्ड नहीं कर पाया था, इसका मॉडल क्या हो गया, खत्म वहीं पे। पहली बात तो वो दिक्कत आई थी उनके पास कि न्यूक्लियस स्टेबल ही नहीं रहेगा, अगर एनर्जी रेडिएट करेगा तो कुछ समय के बाद वो एनर्जी उसके खत्म हो जाएंगे। तो उसके बाद कौन आया, बोर्स मॉडल ऑफ एटम। उसके बाद बोर्स ने सीधे आके कह दिया कि जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा वो ऑर्बिट से ट्रांजिशन नहीं करेगा तब तक कि हम उसको एनर्जी दें या उसे एनर्जी निकाल लें, है ना। तो बोर्स के मॉडल के स्टैंडर्ड पोस्टुलेट कितने हैं, 3। पहला पोस्टुलेट कहता है कि इन ए हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट। उस स्टेबल ऑर्बिट का नाम क्या दिया उसने, स्टेशनरी ऑर्बिट, विदाउट द इमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी। मतलब रेडिएशन एनर्जी वो बिना इमिशन किए हुए रिवॉल्व कर रहा होगा कहाँ, किसी ऑर्बिट में, और वो ऑर्बिट कैसा, स्टेबल नेचर का,
तो उसने नाम दे दिया स्टेशनरी, वहां पर वो रुका पड़ा रहेगा, बस वो घूमते रहेगा और ना ही एनर्जी रेडिएट करेगा और ना ही कहीं जा सकता। तो रदरफोर्ड का पहला करेक्शन यहाँ आया। दूसरा करेक्शन आया कि जो स्टेशनरी कौन से ऑर्बिट होंगे, तो स्टेशनरी ऑर्बिट आर दोज फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम इज सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई। तो यहां से एक नया कॉन्सेप्ट इसके लिए बनते चले गए कि एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा जिस ऑर्बिट का, उसी ऑर्बिट के अंदर क्या इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे। तो यहां से आ गया दूसरा पोस्टुलेट इसका, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कि एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए हमेशा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई, h बाई 2 पाई। एंगुलर मोमेंटम लिखते कैसे, एम वी आर। एंगुलर मोमेंटम क्या लिखेंगे, एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, जहां n कोई इंटीगर होगा और इस इंटीगर को देखिए गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इक्वल। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या, 1 2 3 4। तो n का वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह से कि नहीं। तो यहां से मोमेंटम के लिए पूछ लिया जाता है, क्या हो जाएगा, एम वी इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई आर। तो ये मोमेंटम होगा p। इस टॉपिक्स को भी नीट नहीं छुआ है, इसको छूने का प्रयास करेगा, बाकी सारी चीजें छू चुका है। चलो इतना लिखो। लेकिन बोर्स ने इस चीज को भी प्रूफ नहीं कर पाया, बोल तो दिया बट प्रूफ नहीं कर पाया वो। तो प्रूफ करने के लिए कौन आए, डी ब्रोगली। तो इसको ऐसे भी पूछा जाता है, द ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम फॉर n इक्वल टू 2 क्या होगा, तो n का वैल्यू 2 इंटू एच बाई 2 पाई, कितना हो गया ये h बाई पाई के बराबर। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम बताइए इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए। चाहे बोल देगा कि कौन सा ऑर्बिट पॉसिबल नहीं है, 4 क्वांटम नंबर दे दे, मतलब एंगुलर मोमेंटम लिख दे, h बाई 2 पाई, h बाई पाई, h बाई 3 पाई, 3h बट्टे 2 पाई। तो कौन सा ऑर्बिट पॉसिबल है, नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। मेरे को लग रहा है अगर इधर से पूछना भी होगा तो ये क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि जेई एक बार पूछ चुका है इसको। मोमेंटम ऑफ ऑर्बिट बताइए, nth ऑर्बिट, तो एन एच बाई 2 पाई आर, ना कि पहला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा एन एच बाई 2 पाई है। हाँ 2 के लिए, हाँ तो n का वैल्यू 2 हो गया, तो एन एच बाई 2 पाई होता है, 2 से 2 कैंसिल, तो h बटे पाई। और इसके लिए सबसे पहला जो ऑप्शन आपसे बनाया जाएगा, जो क्वेश्चन में रहेगा, पहला ऑप्शन यही रहेगा। और क्वेश्चन ऊपर लिखा रहेगा तो मोमेंटम, चाहे लीनियर मोमेंटम ऑफ nth ऑर्बिट इज, पहला ऑप्शन ये। दूसरा ऑप्शन एन एच बाई 2 पाई आर। हाँ तो लीनियर मोमेंटम पूछेगा तो ये, एंगुलर मोमेंटम पूछे तो ये, इस बात का ध्यान रखेंगे।
आगे बढ़े। हाँ, एमवीआर को बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, और एमवी होगा लीनियर मोमेंटम। इसके लिखिए 2h के नीचे नीचे 2 पाई लिखा पड़ा है, 2 पाई। आगे बढ़े। तो इस चीज को डी ब्रगॉली ने जो प्रूफ किया, अगर आप वेव पढ़े हो तो याद होगा, स्टैंडिंग वेव, है ना। तो स्टैंडिंग वेव क्या कहता है कि एक अगर स्ट्रिंग दो को फिक्स कर ले और इसमें से बीच में कहीं प्लग करे, तो बहुत सारे वेवलेंथ का वेव जनरेट होगा। वही वेवलेंथ का वेव इस पे हमेशा ट्रेवल करेगा, जिसका इंटीग्रल मल्टीपल, जैसे एन लेमडा का मल्टीपल वाले वेवलेंथ ही होंगे जो इस पे एग्जिस्ट कर पाएगा, बाकी जो वेवलेंथ वाले वेव होंगे वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो अगर इसकी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एल ले ले तो कौन सा टिकेगा, एल इक्वल टू एन लेमडा की वेव के लगभग टिकेगा और बाकी नहीं टिकेगा। तो वैसे ही जैसे ऑर्बिट में इसको जब कॉम्प्रोमाइज किया गया, तो ऑर्बिट में कैसा, लीनियर तो है नहीं, तो उस पर वेव कैसा करेगा, टोटल कितने वेवलेंथ होने चाहिए, सरकमफेरेंस ऑफ द ऑर्बिट के बराबर। सरकमफेरेंस ऑफ द ऑर्बिट कैसे लिखेंगे, 2 पाई आर एन, अगर nth ऑर्बिट है तो ये इस पे कौन सा वेव टिकेगा, वो एन लेमडा के मल्टीपल जो होगा। और आप लेमडा इक्वल टू क्या पढ़ रखे हो, एच बटे एम भी, डी बर्गोली वेवलेंथ में। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एन इक्वल टू एन एच बटे एम वी एन। जिस ऑर्बिट में बात करेंगे उस ऑर्बिट की वेलोसिटी, उसी ऑर्बिट का रेडियस भी। तो यहां से क्या दिख रहा, एम वी एन आर एन इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। तो यही प्रूफ नहीं कर पाया था वोर्स ने, तो डी ब्रगॉली ने 10 साल के बाद प्रूफ करके बताया कि वो वैलिड क्यों है ना। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। नहीं, वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे काम करता। तो इस बात का यहां से ध्यान रखेंगे। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता, ये भी टॉपिक सभी नहीं पूछा, इसको लिखो। वो इसी का आगे डी ब्रगॉली का सेकंड पोस्टुलेट, बोर्स मॉडल का, जिसको प्रूफ किया। इस बात को यहां से मेन इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ये है, और वहां से ये आगे, तो यहां से ये लिख लेंगे डी ब्रगॉली वेवलेंथ। और डी ब्रगॉली ने क्या बताया था कि कोई भी पार्टिकल्स है जो वेव नेचर शो कर सकता है। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल्स है, तो उसको जब वेव नेचर शो करवाएंगे तो वो चीजें फॉलो करना चाहिए। केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा उससे पूछा जाता होगा, 2 पाई आर एन इक्वल टू एन लेमडा पे। तो इसमें देखो तो कितने ऐसे ऐसे वेवलेंथ का बना हुआ है, एक हो गया, ये ऐसा दूसरा हो गया, ये कितना है तीसरा, ये चौथा। तो ये कितने कौन से ऑर्बिट में होगा, फोर्थ ऑर्बिट के अंदर, क्योंकि 4 वेवलेंथ है, 10 का वैल्यू कितना है 4, तो रेडियस भी कैसे का होगा, फोर्थ का।
तो दिक्कत इसमें, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, जितना इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री में उतना ही इंपॉर्टेंट फिजिक्स के लिए भी इस बार होने वाले। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका, दो पोस्टुलेट खत्म, तो तीसरा पोस्टुलेट कहता है कि the third postulate stated electrons might make a transition from one of its specified non-radiating orbits to another of lower energy. When it does, a photon is emitted having energy equal to the energy difference between initial and final state. और उसका फ्रीक्वेंसी ऐसे लिखेंगे, इनिशियल और फाइनल का डिफरेंस लेके एच न्यू आएगा तो वो फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा। और एच न्यू किसके लिए लिखते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन। और दूसरा, एन एटम एब्जॉर्ब्स रेडिएशन ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी the atom emits in which case the electron is transferred to orbit with a higher valence of n। मतलब लोअर से हायर ऑर्बिट में जाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, एनर्जी एब्जॉर्प्शन, और जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट आना होगा तो एनर्जी इमिशन। तो अब आते हैं सारे इसके पैरामीटर का, जहां से मेन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट और वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिट। तो रेडियस के लिए जब पहली बात करें तो आर एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो आर एन इक्वल टू ये होता है 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट, तो इसमें बताओ कि अगर जेड सेम कर दें, फॉर जेड सेम, आर वन क्या होगा ज्यादा, आर वन का आर वन आर टू आर थ्री ऐसा होगा कि जैसे जैसे एन का वैल्यू बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका ऑर्बिट का रेडियस बढ़ता जाएगा। अगर हम कर दें फॉर एन कांस्टेंट, ऑर्बिट को हमने क्या कर लिया कांस्टेंट, तब जेड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना बड़ा जेड उतना कम रेडियस। तो आर फॉर हाइड्रोजन एटम ये क्या होगा ज्यादा, ग्रेटर देन आर फॉर हीलियम प्लस आयन, आर हीलियम के बाद लिथियम, आर लिथियम 2 प्लस, ये ऑर्डर फॉलो होगा। अब इसमें आपसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाएगा रेशियो करके, किसी ऑर्बिट का दे दे, किसी सिंगल आयोनाइज्ड एटम का दे दे, दूसरे से पूछ ले कंपैरिजन करके। तो लिखो इसको, तो अगर आर एन वन अपॉन आर एन टू पूछे रेशियो के लिए तो क्या लिखेंगे, एन वन स्क्वायर अपॉन एन टू स्क्वायर, जेड वन नीचे और जेड टू। अगर जेड सेम कर दे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एन वन स्क्वायर बटे एन टू स्क्वायर डायरेक्ट हो जाएगा। हाँ, तो यहीं से आपके सारे पीरियोडिक टेबल के जो सीरीज ट्रेंड है यहीं से निकल के आते हैं। वो चाहे हाइड्रेशन रेडियस हो, चाहे सिंपल रेडियस हो, हाइड्रेशन मतलब पानी में डिजॉल्व कर दे चाहे किसी सॉल्वेंट के अंदर, डेरिवेशन का कोई जरूरत नहीं है।
चलो नेक्स्ट क्या आता है, रेडियस आ गया nth ऑर्बिट के लिए, वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट वी एन क्या होता है 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड इंटू जेड बाई एन। तो जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसमें वेलोसिटी कम होता जाएगा। तो इसमें भी वैसा रहेगा कंपैरिजन करने का, लेकिन नीट अभी तक पिछले साल 2 क्वेश्चन पूछा है 2023 में, बट अभी वेलोसिटी को छुआ नहीं है, उसमें एक रेडियस करके आया था और एक एनर्जी करके आया था। तो अगर उसको नहीं पूछना होगा, नया कुछ पूछना होगा तो वेलोसिटी से करके पूछ लेगा। नेक्स्ट आता है एनर्जी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कितने, एक तो रोटेशन कर रहा तो काइनेटिक एनर्जी, और किसी ऑर्बिट के साथ है तो एक पोटेंशियल एनर्जी भी आएगा चार्ज एसोसिएशन। तो 2 एनर्जी इसके पास आएंगे, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होता, -13.6 इंटू प्लस में ये होता जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए बात करें तो होता -27.2 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और टोटल एनर्जी के लिए बात करें तो आएगा -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो अगर मैग्नीट्यूड वाई करें तो काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड, टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड क्या रहता है, सेम, बट ट्वाइस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का आधा। इसका आधा करेंगे तभी 13.6 आएगा। तो मैग्नीट्यूड वाइज बोलेगा तो ऐसा सोचेंगे, इसमें आपसे रेशियो पूछा जाता है कि काइनेटिक एनर्जी दे देगा तो पूछ लेगा पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, टोटल एनर्जी कितना होगा। टोटल एनर्जी जो होता है वो माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है, और पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो कितना होता है, माइनस ऑफ 2 ke। आपसे रेशियो पूछ लेगा कि बताइए टोटल एनर्जी बाय काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा। तो जब सिर्फ रेशियो रहे और ऑप्शन में निगेटिव साइन के साथ वाला रेशियो रहेगा तो निगेटिव साइन वाला लेके चलेंगे, नहीं रहेगा तो फिर पॉजिटिव वाले के साथ चलेंगे। तो टोटल एनर्जी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछ सकता है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछ सकता है, पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का रेशियो पूछ सकता है। यहां से एक और बात निकलता है कि एन क्या कर रहे हैं, हम इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब लोअर ऑर्बिट से लेके हायर ऑर्बिट की तरफ जा रहे हैं, तब काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा।
तो यहां से काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा और टोटल एनर्जी इंक्रीज करेगा। इस बात का ध्यान रखें। साइन क्या है, नेगेटिव, तो वैल्यू छोटा आते जाएंगे, तो जितना छोटा वैल्यू नेगेटिव के साइन उतना बड़ा वैल्यू। तो एन वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करता है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करता है, टोटल एनर्जी इंक्रीज करेगा। तो नेक्स्ट पार्ट इसमें बचता है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो स्पेक्ट्रम है, और वो भी हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम पूछा जाता है मेनली। और इमिशन कब होगा, जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ आएंगे। तो इसमें जो एक फॉर्मूला है वो क्या है, 1/λ इक्वल टू रिडवर कांस्टेंट 1/n1² माइनस 1/n2²। RHZ होगा, उससे आपको कोई मतलब नहीं, RH का वैल्यू फिजिक्स के अंदर। तो किसी भी सिंगली हाइड्रोजन तो Z² लगा लो, क्योंकि एनर्जी Z²/n² होता। अगर हाइड्रोजन जैसा है कुछ और दे दे, हीलियम दे दे, जेड का वैल्यू लेना पड़ेगा आपको। तो N1 जो होगा यहाँ कौन सा होगा, लोअर ऑर्बिट का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और N2 क्या होगा, हायर ऑर्बिट का। और जब ये इमिशन होता है ऐसा, तब कितने बहुत सारे सीरीज बनते हैं। उसमें से पहला सीरीज कौन सा, लाइमन सीरीज, उसके बाद बाल्मर, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद तो सीरीज का नाम लिख लीजिए आप। ये कौन सा, लाइमन सीरीज। तो N1 वैल्यू यहाँ लिखेंगे और N2, और यहाँ पर किस तरह का रीजन बनेगा, स्पेक्ट्रम जन्म होगा। तो लाइमन सीरीज में N1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, N2 का वैल्यू 2 3 से लेके आगे। उसके बाद बाल्मर सीरीज, N1 का वैल्यू 2, 3 4 से ऐसा चालू होगा। उसके बाद कौन सा आता है, पास्चन, इसमें 3, ये 4 5 से चालू होगा। पास्चन के बाद ब्रैकेट, उसके बाद और उसके बाद तो 3 4 5 6, तीन चालू होगा, 5 6 से 6 7 7 8। और पहला कौन सा होता है, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम यहाँ था होगा। तो यहाँ पर विजिबल
सारे फिर इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, इतना लिखो तो पहले। ऐसा देख लो, मान लेते हैं ये n1 इक्वल टू 1 है, ये ऑर्बिट बना ले, ये 2 ऑर्बिट हो गया, थर्ड ऑर्बिट, 4 ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट। तो पहला ट्रांजिशन क्या होगा, 2 से 1 तक, इसको बोलते हैं यहां से निकलने वाले अल्फा। फिर क्या होगा 3 से 2, तो ये बीटा, ये गामा, ये डेल्टा। अब जितना ग्रीक अल्फाबेट आता है सारा नाम रख दो। तो हर के लिए होगा, ये लाइमन के लिए अल्फा हो गया। वैसे ही बाल्मर के लिए अल्फा बोलेगा तो 2 पर पहला जो आएगा 3 से 2 आएगा, तो उसके लिए पहला वो हो जाएगा अल्फा लाइन। हाँ, इसमें दो चीजें और पूछी जाती है। ये हम जानते हैं क्या, E इक्वल टू एच सी वाई लेमडा। तो एनर्जी ज्यादा, इसका मतलब लेमडा कम, एनर्जी कम तो लेमडा। तो आपसे पूछा जाता है हर सीरीज के लिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होने का मतलब उसके लिए एनर्जी ज्यादा, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोलेगा जिस भी सीरीज के लिए बोले, है ना। तो क्या करेंगे, n1 से लेके इन्फिनिटी का ट्रांजिशन कराएंगे। मतलब n1 जिस सीरीज के लिए होगा उसका वैल्यू, और n2 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। और वही जब लार्जेस्ट वेवलेंथ बोलेगा, तो लार्जेस्ट वेवलेंथ का मतलब एनर्जी कम, तो हर सीरीज का फर्स्ट लाइन। लाइमन के लिए मान लीजिए बोल दिया लार्जेस्ट वेवलेंथ, तो फर्स्ट लाइन कौन सा बनेगा, 2 से 1। बाल्मर के लिए बोल दिया तो 3 से 2। पासन के लिए बोल दे तो 4 से 3। तो उस केस में जो एनर्जी आएगा वो कम आएगा, तो वेवलेंथ ज्यादा होगा उस समय। इस बात का ध्यान रखेंगे। फिजिक्स में स्पेक्ट्रल लाइंस पूछता नहीं है, वो केमिस्ट्री में पूछता। तो 5 से 1 के बीच में टोटल कितने स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगे, मतलब 5 स्टेट से लेके ग्राउंड स्टेट में आने में कितने स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगे।
तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए केमिस्ट्री में काम देगा कहां से, एन से लेके ग्राउंड स्टेट अगर होता है लिए क्या यूज करते हैं, एन इंटू एन माइनस वन बाई, तो इसके एग्जाम्पल में ले लो कि एन इक्वल टू 5 से लेके एन इक्वल टू अगर 1 आ रहा तो टोटल कितने स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगे, 5 इंटू 5 माइनस 1 बाई 2, 10। इसमें से पार्टिकुलर अगर पूछे अल्ट्रावायलेट रीजन के लिए कितने स्पेक्ट्रल लाइंस होंगे, तो 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। अल्ट्रावायलेट के बाद कौन सा था, विजिबल रीजन, तो विजिबल रीजन के लिए पूछेगा तो 5 माइनस, विजिबल कहां में, 2 के लिए आता है, तो 5 माइनस 2 तो कितना हो गया, 3। उसके बाद क्या आएगा, इंफ्रारेड रीजन, और इंफ्रारेड रीजन में मान लीजिए आपसे पूछा पासन सीरीज के लिए, तो कितने आ जाएंगे, 5 माइनस 3, 2। इसी तरह से इंफ्रारेड ब्रैकेट रीजन के लिए पूछे, क्या आ जाएगा, 5 माइनस, और टोटल 10 दिख गया, तो आपसे टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस भी पूछ सकता है, किसी स्पेशल रीजन के अंदर भी आपसे स्पेक्ट्रल लाइंस पूछ सकता है। उसमें क्या करते हैं, जहां से चल रहे हैं जिस स्पेक्ट्रल लाइन में आना उसका n1 वैल्यू यूज करते हैं। ये पार्ट आपको केमिस्ट्री में काम दे देगा। क्वेश्चन करें, हाँ, तो इस बात का ध्यान रखेंगे जिसमें इसमें जब भी पूछा जाएगा क्वेश्चन फिजिक्स के अंदर, तो आपको ये नहीं बोलेगा कि n इक्वल टू ये है ना, तो आपसे क्या बात करेगा, एक्साइटेड स्टेट के लिए बात करेगा कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, सेकेंड है या थर्ड में। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब, हाँ, तो अगर स्टेट n इक्वल टू 2, सेकेंड पूछेगा तो थर्ड में, वो थर्ड बोलेगा तो फोर्थ लिखेंगे, इसमें +1 करके एक्साइटेड स्टेट के साथ लिखेंगे। फर्स्ट है तो इसमें +1 करके लिखेंगे n का वैल्यू, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट आएगा तो उसमें +2 करेंगे फर्स्ट में। तो आपसे क्वेश्चन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ना देके क्या पूछेगा, एक्साइटेड स्टेट, इस एक्साइटेड स्टेट में है तब बताइए कि क्या होगा। और एक आता है एक्साइटेशन एनर्जी, वो क्या होता है, हाँ, इंफिनिटी के जब भी किसी भी ऑर्बिट में हो, तो ये केमिस्ट्री की भाषा है, बात का ध्यान रखना, कहीं पूछ सकते हैं।
चलो अब क्वेश्चन करें। दो हजार तेईस का क्वेश्चन है ये। The radius of innermost orbit of hydrogen atom is 5.3 into 10 to the minus 11 meter. What is the radius of third allowed orbit of hydrogen atom? Exercise NCERT 10.7। जिस भी चैप्टर का है उसका 7वां क्वेश्चन है ये। तो लिखिए कंपेरिजन रेशियो कीजिए। तो हाइड्रोजन एटम है तो जेड सेम है, तो ये दिया हुआ है इनर मोस्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन के लिए कौन सा, n इक्वल टू 1। तो R1/R3 में लेके जाना है तो क्या लिखेंगे, N1 का स्क्वायर बाई N3 का स्क्वायर। तो पहले में 1 का स्क्वायर, नीचे 3 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 1/9। तो R3 अपने को चाहिए तो कितना हो जाएगा 9R1। तो 9 इंटू R1 का वैल्यू कितना 5.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। तो ये कितना हो गया, इसको लिख लेते हैं 9 × 27, 9 × 45 2 47 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। तो इसको कर लेते हैं क्या 10 टू द पावर -1 इंटू 10 टू द माइनस 10, और ये हो गया हमारे लिए एंगस्ट्रॉम। ये कितना हो जाएगा, ये नीचे 10 चला जाएगा तो 4.77। तो ऑप्शन नंबर डी। चलो कोई दिक्कत इसमें। नेक्स्ट, in hydrogen spectrum the shortest wavelength in the Balmer series is lambda, the shortest wavelength in the bracket series। क्यों, अपने के पास एक ही फॉर्मूला है 1/λ इक्वल टू RH/z² इंटू 1/n1² माइनस 1 बाई, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए कहां से लेंगे n1 से लेके इन्फिनिटी का। तो अब पहला किसके लिए दिया हो, बाल्मर के लिए। तो बाल्मर के लिए n1 वैल्यू जान पता होना चाहिए, n1 इक्वल टू कितना होगा 2 चाहिए किसमें, ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट के लिए n1 वैल्यू 4। चलो अब रेशो लिख लो, तो 1/λ बाल्मर में दिया हुआ डिवाइड बाई 1/λ किस में चाहिए, ब्रैकेट के अंदर, इक्वल टू जेड तो सेम है तो जेड कैंसल, तो 1/n1² लिखेंगे तो क्या आएगा, n1 का वैल्यू 2 है तो 1/4 ऊपर आ जाएगा माइनस 0, नीचे कितना आ जाएगा 1/16 माइनस 0। तो ये हो गया, ये ऊपर चला जाएगा लेमडा ब्रैकेट डिवाइड बाई लेमडा इक्वल टू कितना हो गया 16 डिवाइड बाई 4, 4 4 जा 16। तो लेमडा ब्रैकेट कितना आ गया 4 इंटू लेमडा। वैसे किसी भी सीरीज से पूछा जा सकता, शॉर्टेस्ट पूछेगा तो मैं, अगर इसी टॉपिक से पूछना होगा तो अगली बार लार्जेस्ट पूछ लेगा। तो लार्जेस्ट के अंदर पहला लाइन होगा हर सीरीज के लिए। तो इसी में बताओ जल्दी कि अगर लार्जेस्ट वेवलेंथ बाल्मर सीरीज में लेमडा है, लार्जेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज इज लेमडा, तो बताइए लार्जेस्ट वेवलेंथ इन ब्रैकेट सीरीज
तो देखो यहाँ पर जो ऐसा है ना, ये कहीं लिखे थे कुछ फर्स्ट लाइन, और फर्स्ट लाइन कहने का मतलब है N1 में होगा सीरीज का N1 प्लस 1 से N1 के अंदर जिस सीरीज के लिए बात करेंगे उसका N1 और उसमें प्लस 1 एक ऐड करेंगे तो उसको फर्स्ट लाइन बोलते हैं। चलो तो लिखिए 1 बाई लेमडा बाल्मर इक्वल टू आर एच जेड स्क्वायर इंटू, पहले के लिए लिखेंगे बाल्मर 2 से चालू होता तो 2 से 3 का बीच, तो 1/4 माइनस 1/9, ये कितना आ जाएगा आर एच जेड स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 36, ऊपर जाएगा 5। उसकी तरह से 1 बाई लेमडा ब्रैकेट के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आर एच जेड स्क्वायर इंटू 1/16 माइनस 1/25, तो ये हो गया आर एच जेड स्क्वायर 9/16 इंटू 25, दोनों का रेशियो ले लें तो क्या आ जाएगा 1 बाई लेमडा बाल्मर, रेशियो लेंगे तो लेमडा ब्रैकेट ऊपर चला जाएगा, लेमडा बाल्मर तो इधर से लेंगे तो आ जाएगा नीचे 5/36, और इसके लिए लेंगे तो 9 इंटू 16 इंटू 25। अब कट रहा है कहीं पे 4 चौक 16, 9 चौक 36, और कुछ नहीं कट रहा, 5 चौका 20, 500, नीचे हो गया 81, तो लेमडा ब्रैकेट कितना हो गया 500/81 इंटू, आप भी जान रहे हो एग्जामिनर जो होता है क्वेश्चन सेटर वो भी आलसी होते हैं, उनको कुछ नहीं शॉर्टेस्ट करके लार्जेस्ट करना, ईएसटी लास्ट में भी बच गया टाइपिंग करने से इसको। ये क्वेश्चन को क्या करेगा, ज्यादा आलसी इंसान होगा तो ईएसटी रहने देगा, वैसे ही शॉर्ट को LARGE लिख देगा, खत्म हो गया। तो नया क्वेश्चन उसके लिए बन गया। तो ऑप्शन में तो टेंशन, उतना टाइम तो बचा ना उसके पास। चलो नेक्स्ट, let r1 be the radius of second stationary orbit and r2 be the radius of fourth stationary orbit of an electron in Bohr's model, the ratio r1 by r2। तो रेडियस कैसे जानते हैं अपन, आर एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड, इट सेम रहेगा सेमी के लिए, तो लिखेंगे R2 अपॉन R4 इक्वल 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया अपने पास R1 बाई R2, 4/16, 1/4। ये दूसरा क्वेश्चन था जो पूछा था 2023 के अंदर नीट ने। नेक्स्ट, ये 2022 में पूछा, हाँ किसी तरह का एनर्जी हो रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता। T1 and T2 be the energy of electron in first and second excited state of hydrogen atom respectively according to the Bohr's model of atom, the ratio T1 by T2।
हाँ, ऑप्शन डी। तो टोटल एनर्जी क्या होता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बटे, और उसके बाद क्या है, फर्स्ट एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब एन का वैल्यू उसके लिए 2, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कहने का मतलब एन का वैल्यू 3। तो T1 अपॉन T2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, T1 वाला नीचे आएगा तो 2 और ये 3 का स्क्वायर तो 9/। तो ऑप्शन नंबर 3। तो क्वेश्चन को पढ़ते समय इस बात का ध्यान रखना है, जो ऑर्बिट का नाम लिख रहा है या किसी ऑर्बिट को पहुंचाना चाह रहा है एक्साइटेड में। चलो नेक्स्ट, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोर मॉडल इज नॉट वैलिड। तो यहां से इस बात को जानेंगे कि बोर मॉडल इज ओनली वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिज, इलेक्ट्रॉन एटम, जिसके पास क्या रहेगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन। आयनाइज सिंगली आयनाइज्ड हीलियम एटम, तो हीलियम के पास 2 होता, तो एक आयनाइज कर दिया तो उसके पास क्या बचा, हीलियम प्लस, तो उसके पास अभी भी एक इलेक्ट्रॉन है। ड्यूटेरियन एटम, ये तो हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन एटम सिंगल ही है। नियोन एटम है तो नियोन प्लस में ऐसा, तो इसके पास मल्टी इलेक्ट्रॉन अभी भी है, तो ये चीजें वैलिड नहीं है। आगे बढ़े, नेक्स्ट, the total energy of an electron in an atom in orbit is minus 3.4 electron volt. Its kinetic and potential energy respectively. हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होता, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, निगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी माइनस 3.4, तो ये हो गया प्लस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी होता, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू माइनस 3.4, तो माइनस 6 पॉइंट। तो ऑप्शन नंबर नेक्स्ट, the ratio of kinetic energy to the total energy of electrons in Bohr orbit of hydrogen atom is। तो काइनेटिक एनर्जी क्या था, निगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, 1/-1। तो ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा, अगर -1 का ऑप्शन नहीं रहता तब पॉजिटिव में 1:1 मार। यहीं से दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, टोटल एनर्जी कहा जाए पोटेंशियल एनर्जी, तो इस पार्ट का आंसर क्या होगा, उसमें क्या लिखेंगे फिर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक बाई पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 1/-2 रेशियो, -2/1
1, तो 2:-1 लिख लेंगे, या तो अगर -2:1 रखा तो वैसे वाला। नेक्स्ट क्या है? पोटेंशियल्स कितना होता है? 27.2 और ये होता है 13.6, तो उल्टा -P/, -1/। अब तुम लोग ऐसे ही बना दोगे बिना कलम कॉपी का। The ratio of wavelength of last line of Balmer's ridge and last line of Lyman's ridge. लास्ट लाइन का मतलब इन्फिनिटी लाइन। तो वेवलेंथ के लिए लिखेंगे फिर, ये वेवलेंथ का एक ही फॉर्मूला 1/λ इक्वल टू RH जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो 1/λ बाल्मर लिखे, क्या जाएगा? RH जेड स्क्वायर इंटू 1/4। उसके बाद 1/λ लाइमन लिखेंगे, क्या जाएगा? RH जेड स्क्वायर इंटू 1, दोनों का रेशियो ले लें तो लेमडा लाइमन अपॉन लेमडा बाल्मर, तो यहां से आ जाएगा कितना? 1/4। बट आपसे पूछा क्या गया? लेमडा बाल्मर टू द लेमडा लाइमन। तो ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट, in the spectrum of hydrogen the ratio of longest wavelength in Lyman's ridge to the longest wavelength in Balmer's ridge. चलो लाइमन सीरीज के लिए लिखेंगे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या आएगा? 1/λ लाइमन RH जेड स्क्वायर इंटू 1। लाइमन के लिए क्या लिखेंगे? 1 - 1/4। फर्स्ट लाइन वाला ही बनेगा। ये कितना हो गया? RH जेड स्क्वायर इंटू 3y
जब बाल्मर के लिए लिखेंगे तो आर एच जेड स्क्वायर इंटू 1/4 - 1/9, ये कितना हो जाएगा आर एच जेड स्क्वायर 5/36। और अपने को चाहिए क्या लाइमन से, तो पहले इसको रखें लेमडा वाल्मर ऑन लेमडा लाइमन, तो वो हो जाएगा 3/4, यहां से जाएगा 5 × 36, ये हो गया 4 9 जा 27/5 किसके बाल्मर से लाइमन, तो लाइमन से बाल्मर कितना हो जाएगा 5/, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, electron in hydrogen atom first jumps from third excited state to second excited state, and then from second excited state to first excited state. The ratio of wavelength λ1 ratio to λ2. चलो पहला केस के लिए क्या है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इक्वल टू 4, सेकेंड एक्साइटेड कहने का मतलब n इक्वल टू 3, उसके बाद है सेकेंड टू फर्स्ट, तो यहाँ n इक्वल टू कितना हो गया 3 ना, और फर्स्ट एक्साइटेड का मतलब n इक्वल टू, ये दो ट्रांजिशन है आपके पास, तो पहले के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1/λ1, आर जेड स्क्वायर हम हटा देते हैं अभी, तो डायरेक्ट लिखेंगे तो 1/λ1 पहले वाले से तो 9 - 16, ये कितना हो गया 7 × 16 × 9, 1/λ2 लिखेंगे तो 1 कहां से कहां था 3 से 2 से, तो 1/4 - 1/, तो ये हो जाएगा 5/36, दोनों का रेशियो ले लें तो λ1/λ2, तो इसको पहला लिखना पड़ेगा, तो ये हो गया 5/36, और ये लिखेंगे 7 × 16 × 9, 9 4 जा 4 4 जा, तो कितना आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी। फिजिक्स में सिर्फ रेशियो निकालना है आपको, चलो नेक्स्ट करें। The wavelength of the first line of Lyman's ridge for hydrogen atom is equal to that of second line of Walmer's ridge for a hydrogen atom like iron. The atomic number Z of hydrogen like iron. तो लाइमन सीरीज का फर्स्ट लाइन के लिए वेवलेंथ कैसे लिखेंगे बताओ हाइड्रोजन एटम में, हाँ तो 1 डिवाइड बाई फर्स्ट हो गया लाइमन, तो 1 2 से 1, तो 1 - 1/4 हो जाएगा, ये बराबर है किसका, क्योंकि 1/λ दोनों का बराबर है, तो 1/λ भी बराबर वैल्यू आएगा, दोनों को इक्वल कर लेते हैं। सेकेंड लाइन ऑफ
बाल्मर सीरीज जेड स्क्वायर इनटू सेकेंड लॉ बाल्मर सीरीज क्या हो जाएगा 4 से 2 तक का, क्योंकि फर्स्ट लाइन 3 से 2, तो सेकेंड लाइन कौन सा 4 से 2, ये कितना हो जाएगा 1/4 माइनस 1/16, ये हो गया कितना 3/4 इक्वल टू जेड स्क्वायर, इतना किधर हो गया 4 3 3 से 3 कैंसिल, 4 से ये ऐसे, तो जेड स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 4, जेड इक्वल टू मतलब हीलियम एटम होगा ऑप्शन। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या चीज ऐसे लिखेंगे ना पहले के लिए 1/λ नेक्स्ट out of the following which one is not a possible energy for a photon to be emitted by hydrogen atom according to Bohr's atomic model। हाँ सोचो पहले ऑर्बिट के लिए कितना होता -13 पॉइंट, दूसरे के लिए करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे n इक्वल टू 2, तो 2 का स्क्वायर 4, तो इसको जब डिवाइड करेंगे कितना जाएगा माइनस, तो इसके बीच में ही कुछ वाला नहीं होगा 1.9 इससे कम है तो पॉसिबल हो सकता है, 0.65 इससे पॉसिबल है, अब इस दोनों के बीच में ही तो कोई आएगा 11.1 का, ये चीजें नहीं आ रहा, और लिंक करेंगे डिवाइड n3 इक्वल टू क्या लिखेंगे तो आ जाएगा 13.6 डिवाइड बाई 9 1.n4 लिखेंगे तो 0.85, उसके बैंड में कोई एनर्जी रहेगी 0.65 का, ये सब स्टैटिकल डेटा एग्जैक्ट तो है नहीं डेटा कहीं पे, तो 0.65 इसके साथ मैचिंग में आएगा, इसीलिए ये नहीं, अपना आंसर क्या है क्योंकि ये जो आप पढ़ रहे हो क्या है सारे एनर्जी लेवल्स है ना, और एनर्जी लेवल्स एक एनर्जी बैंड नहीं होता, वैसे बहुत सारे उसके ऐसे ऐसे उसके अंदर एनर्जी बैंड बने रहते हैं, तो हाँ तो रेंज होता है हर चीज के लिए, उस रेंज में आनी चाहिए, तो प्लस माइनस कितना करे वो, प्लस माइनस ज्यादा रेंज का डिफरेंस भी तो नहीं है ना, आप पढ़ते होगे सेमीकंडक्टर में वैलेंस बॉन्ड कंडक्शन बैंड पढ़ते हैं ना, तो वही आंसर ही कहाँ आएगा, पॉसिबल कहाँ दिख रहा, आना होता तो इसके बीच में कहीं आना होता, तो 1 के बाद 2 ऑर्बिट का एनर्जी ये है, तो उसके बीच में कभी कोई और एनर्जी आ ही नहीं सकता इसके पास, नहीं मैंने तो एन इक्वल टू क्या कर लेंगे -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर पुट करके देख लेंगे कि एन किसके पॉसिबल हो रहे हैं। नेक्स्ट the ground state energy of hydrogen atom is -13.6 electron volt when its electron is in the first excited state, तो n का वैल्यू 2 यहाँ पे, तो 4 टाइम्स कर लेंगे, तो पहले फोर्थ ऑर्बिट के लिए एनर्जी देखते हैं, -13.6/4 हो जाएगा, तो माइनस, तो इसको एक्साइट कहां से करवाए हमने फर्स्ट से सेकेंड, तो जितना डिफरेंस रहेगा उतना ही एनर्जी देना पड़ेगा हमें, तो एक्साइटेशन एनर्जी क्या हो जाएगा -13.4 माइनस -13.6 -3.4 प्लस 13.10 क्योंकि है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, तो उसमें एनर्जी कितना हमने पता कर लिया, तो जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर का होता है एनर्जी,
एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है nth ऑर्बिट के लिए? नेक्स्ट, the total energy of electron in the ground state of hydrogen atom minus 13.6, the kinetic energy of an electron in first excited state. तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इक्वल टू 2, और काइनेटिक एनर्जी पहले के लिए निगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, तो माइनस इंटू माइनस 13.6, तो ये हो गया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अपने को चाहिए काइनेटिक एनर्जी इन n इक्वल टू 2 पे, तो 13.6 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट, the total energy of an electron in first excited state of hydrogen atom is about minus 3.4, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? हर ऑर्बिट के लिए सेम ही चीजें काम करेगी, तो काइनेटिक एनर्जी जो वहां लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ टोटल एनर्जी इन दैट ऑर्बिट, माइनस माइनस 3.4 तो प्लस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट, the energy of hydrogen atom in nth orbit is En, then the energy in nth orbit of single ionized helium atom. तो इसके लिए क्या करेंगे? En दिया हुआ हाइड्रोजन एटम के लिए, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, तो जेड का वैल्यू 1 का स्क्वायर बटे nth ऑर्बिट, तो n स्क्वायर। En इक्वल टू यहाँ क्या लिखें? माइनस 13.6 डैश में लिख लेते, इंटू हीलियम एटम है, हीलियम के लिए जेड का वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई n स्क्वायर, दोनों का रेशियो ले लें, En बटे En डैश इक्वल टू कितना हो गया? 1/4, तो En डैश कितना हो गया? नेक्स्ट, when an electron jumps from the fourth orbit to second orbit, one gets the second line of Lyman's ridge, second line of Parsons ridge, second line of Balmer's ridge, first line of Pfann's ridge. हाँ, क्योंकि कहां पर सेकेंड ऑर्बिट पर आके गिर रहे हैं, तो ये कहां हो गया? बाल्मर, और इसका n1 का वैल्यू कितना है? 2, तो फर्स्ट लाइन 3 के लिए बनेगा, सेकेंड लाइन 4 के लिए। यहाँ n2 का वैल्यू 4 है, तो कौन सा है? सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर रीज। नेक्स्ट, when hydrogen atom is in its first excited level, its radius is directly proportional to n square, Rn is directly proportional to n square by z, n इक्वल टू 1 से कहा गया है? n 2 पे, Rn के चांग डायरेक्टली 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा फर्स्ट के नाम पे, तो ऑप्शन नंबर ए। When a hydrogen atom is raised from the ground state to excited state, तो n का वैल्यू क्या कर रहे हैं? इंक्रीज, तब क्या क्या होता? हाँ, तो n जब इंक्रीज करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करता है, काइनेटिक एनर्जी और साथ में टोटल एनर्जी भी इंक्रीज करता है ना। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए नीट में पढ़ेंगे, एक तो मुझे लग रहा है कि वेलोसिटी नहीं पूछा, तो वेलोसिटी वाला रिलेशन v1/v2 करके, दूसरा एंगुलर मोमेंटम पार्ट से कंजर्वेशन वाला जो है,
और उसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ऐसे कुछ पूछना होगा तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछ चुका तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का चांस ज्यादा है। और अल्फा में बात करें तो वही वाला क्वेश्चन मोमेंटम के साथ नहीं पूछा अभी, तो मोमेंटम पूछ सकता है, नहीं तो फिर काइनेटिक एनर्जी में किसी का और रिलेशन देके पूछ सकता है। इतनी प्रोबेबिलिटी जगाई जा रही है, तो इसमें जितना है कर लेना, बाकी जो क्वेश्चन होंगे टेस्ट में देखे जाएंगे। और आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।